रूट मीन स्क्वायर वेग। आप देख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर की यह संकल्पना वहां ली जाती है जहां साइनसॉइडल उतार चढ़ाव होते हैं, या आप कह सकते हैं कि साधारण उतार चढ़ाव भी इस उद्देश्य के लिए माने जाते हैं। ऐसी का अध्ययन करते समय भी हम इस शब्द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से मिलते हैं। अब इसका मूल अर्थ यह है कि आप पहले वर्ग लें, हम वेगों की बात कर रहे हैं। यहाँ कई अणु होते हैं, उनके वेग होते हैं। मान लीजिए अणुओं की संख्या n है, तो पहले वेगों का वर्ग करें, फिर उन्हें जोड़ें। फिर आप मीन स्क्वायर लेते हैं। हम दाईं ओर से शुरू कर रहे हैं, पहले वर्ग फिर औसत। मीन का मतलब है कि आप इसे कुल अणुओं की संख्या यानी n से विभाजित करते हैं। अब ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। आप इतना लिखने जा रहे हैं, ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। लेकिन यहाँ हम रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तीसरी प्रक्रिया भी शामिल होगी। पहले वर्ग फिर औसत, यानी आप औसत निकालते हैं और फिर उसका वर्गमूल लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब आप वर्गमूल लेते हैं तो इसे आरएमएस मान कहा जाएगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि गैसों का अध्ययन करते समय यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि गैस के अणुओं की गतियां अनियमित होती हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वेग होते हैं, और अगर आप अंतिम औसत मान निकालेंगे तो वह शून्य हो जाएगा। इसीलिए हम एक और विकल्प लेते हैं, यानी v का वर्ग। सभी वेगों का वर्ग करने पर वे सभी धनात्मक हो जाएंगे। फिर औसत लें और फिर वर्गमूल लें। रूट मीन स्क्वायर मान निम्नलिखित सूत्र से दिया जाएगा। VRMS यह है √3RT/em। √3RT/em यह इस अध्याय का सबसे बुनियादी और प्रमुख समीकरण है। यह गतिज सिद्धांत की श्रेष्ठता दिखाता है क्योंकि यह आरएमएस वेग को परिभाषित करता है और तापमान से जोड़ता है। उससे पहले एक कदम और आइए जानें कि इसे गतिज सिद्धांत की मदद से कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ये कुल द्रव्यमान है। कुल द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करने पर घनत्व मिलेगा। तो आप घनत्व के संदर्भ में दाब के लिए एक संबंध भी जानते हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ हम स्क्वायर मीन वेग लेते हैं। यह आरएमएस नहीं है, ये स्क्वायर मीन वेग है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT से, यहाँ n शून्य, मैं मोल की संख्या n शून्य ले रहा हूं, तो PV के स्थान पर हम n0RT लिख सकते हैं। इस समीकरण PV यानी n0RT के साथ यह 1/3 कुल द्रव्यमान V स्क्वायर बार होगा। ये 3n0RT/m होगा, लेकिन यहाँ m कुल द्रव्यमान है। एक अणु का द्रव्यमान m है, तो n अणुओं का द्रव्यमान m गुणा n होगा, तो ये V स्क्वायर बार है। आप देख सकते हैं, ये कुल द्रव्यमान है। कुल द्रव्यमान को अणुओं की संख्या से विभाजित करने पर आपको मोल की संख्या मिलेगी। यह n है। यहाँ n को हम मोल की संख्या के लिए ले रहे हैं। तो यह कुल द्रव्यमान है और n0RT 3/mt है। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, आणविक भार, क्योंकि n 0 मोल का द्रव्यमान mt है, तो 1 का द्रव्यमान nt/n0 होगा। तो यहाँ हम आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, जो भी आप कहें, लिख सकते हैं। कभी कभी इसे आणविक भार भी कहा जाता है। तो आरएमएस वेग होगा वर्गमूल 3RT/m। यही हमें सिद्ध करना था। फिर एक और बात है कि हमने आरएमएस वेग पढ़ा है, लेकिन क्या यह वास्तव में हमारे अध्ययन और आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
असल में एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने हमें दी, वह है वेग का वितरण। इसे मैक्सवेलियन वेग वितरण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वेग और अणुओं की संख्या के बीच एक ग्राफ तैयार किया। उस विशेष वेग पर अणुओं की संख्या उन्होंने अणुओं की संख्या के बीच ग्राफ तैयार किया, एक विशेष वेग और संबंधित वेग पर। इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ। देखिए, अधिकतम संख्या एक विशेष वेग पर पाई गई, जिसे सबसे संभावित वेग कहा जाता है। इसका मान वर्गमूल 2RT/m पाया गया है। ध्यान रखें, ये 3 नहीं है। फिर औसत वेग एक और शब्द है जिसे वी बार या आप कह सकते हैं माध्य वेग द्वारा दर्शाया जाता है। इस वेग पर अणुओं की संख्या अभी भी कम है। इसे यहाँ n बार के रूप में जाना जाएगा, इसे nmp के रूप में जाना जाएगा, और सबसे आश्चर्यजनक रूप से RMS वेग पर अणुओं की संख्या इन तीनों में सबसे कम पाई गई। तो जो हमने शुरू में सोचा था कि RMS वेग का अध्ययन करके हमें कुछ बहुत खास मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अधिकतम संख्या में अणु एक विशेष वेग पर पाए गए, जिसे सबसे संभावित वेग कहा जाता है। औसत वेग इस समीकरण से दिया जाता है 8/πr T/n। फिर RMS वेग, जिसे आप पहले से जानते हैं, यह है वर्गमूल 3RT/n। स्पष्ट है कि अगर आप तुलना करें तो पाएंगे कि इन तीनों में RMS वेग सबसे अधिक है, फिर औसत वेग है और अंत में सबसे संभावित वेग। साथ ही अगर आप अणुओं की संख्या की तुलना करें तो पाएंगे कि सबसे अधिक संख्या सबसे संभावित वेग पर है, फिर औसत वेग पर और RMS वेग पर अणुओं की संख्या काफी कम होगी। याद रखें, इस पूरे ग्राफ को मैक्सवेलियन वेग वितरण कहा जाता है। अंत में गतिज सिद्धांत का व्यापक उपयोग गैस के दाब, विसरण, प्रसरण, तापमान की अवधारणा, ऊर्जा और सबसे बढ़कर यह ऊष्मागतिकी में सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इन सब की व्याख्या में होता है।